बात करने वाले हैं एक स्पेशल वेबिनार में डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है। पाचन के साथ साथ हमारे गट का और क्या रोल है। गट को सेकंड ब्रेन बोला गया है, यानी कि हमारे जो आंते हैं उनको एक सेकंड ब्रेन बताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाइजेशन और हमारा दिमाग एक तरह से काम करता है और एक साथ होकर काम करता है। जैसे आपको भूख लग रही है तो कहीं ना कहीं वो ये डिनोट करता है कि आपका गट और ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट। इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि गट से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या होते हैं, उसमें क्या कैसी कैसी बीमारियां डेवलप होती हैं और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए या फिर नेचुरल ट्रीटमेंट्स के जरिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी रिकवर करें। गट डिजीजेस में नॉर्मली होता क्या है कि सभी पेशेंट्स को बहुत लंबे टाइम के लिए दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। प्लस उन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे, किस तरह की दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और गट की प्रॉब्लम्स में दवाइयों का क्यों इतना अच्छा यूज नहीं है। उसकी बजाय अगर आप डाइट करते हैं या फिर डाइट में चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, या फिर और भी बहुत तरह की थेरेपीज उनका अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गट करता क्या क्या है। राइट। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि गट कैसे काम करता है और डाइजेशन की 4 स्टेजेस होती हैं और वो स्टेजेस कौन सी हैं। हे हेल्थी लिविंग फैमिली, कभी सोचा है आपका शरीर कैसे उस स्वादिष्ट खाने को डाइजेस्ट करता है जो आप खाते हैं? आज हम डाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाले हैं। चलो इसको मजेदार बनाते हैं। स्टेज 1, चबाना। सब कुछ आपके मुंह में शुरू होता है। आपके दांत खाने को काटते हैं और लार जो विशेष एंजाइम से भरी होती है उसे तोड़ना शुरू करती है। इसे एक स्वादिष्ट विज्ञान प्रयोग के रूप में सोचें। स्टेज 2, पेट। जब आप निगल लेते हैं तो खाना आपके पेट में चला जाता है। यहाँ शक्तिशाली एसिड्स और एंजाइम्स इसे और तोड़ते हैं और इसे एक स्मूथ मिक्स, जिसे चाइम कहते हैं, में बदल देते हैं। यह आपके पेट में एक ब्लेंडर जैसा है। स्टेज 3, छोटी आंत। चाइम फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ जादू होता है। खाने से पोषक तत्वों को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो आपको ऊर्जा और शक्ति देते हैं। स्टेज 4, बड़ी आंत। बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा है उसे वेस्ट बनाया जाता है। और फिर आप जानते ही हैं। और यह था पाचन एक नटशेल में। क्या ये वीडियो अच्छा था? अगर आपको देखा आपने, इसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं। पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है। जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज इंजेशन, जब भी आपका खाना मुंह में होता है दैट इज इंजेशन। देन डाइजेशन, जो कि पेट में स्टार्ट होता है। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि छोटी आंत में स्टार्ट होने वाला प्रोसेस। आपके खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। एंड देन इजेशन। इजेशन का मतलब है जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो आपके शरीर से बाहर आए। अब हम जानते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वीडियो। ये एक फूड प्रोसेसिंग साइकिल है। ये ऑलरेडी एक बार तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोसेस होता है। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे पचता है, स्क्रीन पे डबल टच करके इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम इस खाने के ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसके बाद यह खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है। यहाँ खाने में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट और मिनरल होते हैं उसे एब्सॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन खाने में मौजूद पानी को सोख लेती है और वेस्ट मटेरियल में म्यूकस ऐड कर देती है और फिर इसी तरह वेस्ट मटेरियल एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। राइट। तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, जो छोटी आंत है उसमें एक मेन रोल प्ले करती है। राइट। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करना या इसके बारे में बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि हमें प्रॉब्लम किस लेवल पे है। कुछ बॉडी में ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम है वो किस लेवल पे आ रही है। क्या आपकी स्टमक में प्रॉब्लम है, क्या आपको छोटी आंत की प्रॉब्लम है, या फिर बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, या क्या क्या हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस और वो डेवलप होनी शुरू होती हैं। अब जानते हैं कि फंक्शंस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का।
डाइजेस्टिव सिस्टम्स बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि सलाइवा है, उस वो एक तरह से एंजाइम्स का मिक्सचर है जो कि हमारे खाने के साथ मिक्स होता है, और जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। देन बहुत सारे और एंजाइम्स, लिवर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारे एंजाइम्स को देने में। सो लिवर भी कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। राइट। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में के साथ आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और जिनको भी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी छोटी आंत में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। देन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा गट बहुत स्मार्टली काम करता है, और बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया या फिर जो बॉडी को नहीं चाहिए वो जो चीज़ें हो गई आपके खाने में, वो सब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने का भी काम करता है। देन इंजेक्शन ऑफ फूड, आपके खाने को खाने का काम, ऑब्वियसली खाना जब हम खाते हैं वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही खाते हैं। देन सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स, कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी आपके गट में गट सिक्रीट करता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ये सब रोल भी प्ले करता है। देन ब्रेक डाउन ऑन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे दांत हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर HCl है, वो भी खाने को छोटा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो ये सारे फंक्शंस डाइजेस्टिव सिस्टम के हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट की वीडियो दिखाना चाहूंगी, जो कि हमारे मेरठ शुद्धिग्राम में आए थे। उनका क्या डिजीज था, कैसे उन्होंने अपने आप को ठीक किया, कैसे उन्हें बेनिफिट मिला, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा पेट हमेशा एकदम टाइट सा और फूला सा रहता था। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था, भूख भी नहीं लगती थी। बस घड़ी देख करके खाना खा लेता था कि टाइम हो गया खाने का, शायद खा लें, जो है कमजोरी ना आ जाए। पर यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। मेरा पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया पहले से, और काफी अंदर भी चला गया है, जो है कॉन्स्टिपेशन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम एकदम अभी तो बहुत कम हो गया, गैस गैस मेरी बहुत कम हो गई है जो है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। इनकी हमने पंचकर्मा थेरेपी करवाई थी, और DIT डाइट है वो फॉलो करवाई थी। पंचकर्मा थेरेपी की शुरुआत में करवाए थे, अफगानी स्टेबल वगैरह, और उसके अलावा बस्ती करवाई थी इनकी। उसके बाद से इनको काफी रिलीफ है, वेट में थोड़ा यूज किया, और गैस्ट्राइटिस है वो भी रिलीफ हो गई। मेन हमारे साथ गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन के साथ आए थे, जिनमें इनको भी काफी रिलीफ मिला। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आज अगर छोटी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है यहाँ आने की, बड़ी में तो है ही है। पर आज अगर छोटी प्रॉब्लम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस प्रॉब्लम की दवाई नहीं देते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि दवाई से उसको दबा दें और ताकि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें, जो है। और यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का योगा लगता है। सुबह 5:30 बजे हम लोग योगा करते हैं खुली। राइट। तो देखा आपने, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो प्रॉब्लम छोटी है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन पेशेंट को एंट्रल गेस्ट्राइटिस ये प्रॉब्लम थी, और साथ में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट रह चुके हैं ये, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, पेट साफ ना होना, ये सब दिक्कतें पेशेंट को रह रही थी। और ये हमारे पास आयुर्वेद में आए, यहाँ पे पंचकर्मा स्टार्ट कराया, बस्ती ट्रीटमेंट किया गया, ये सब स्टार्ट किया गया, डाइट इन्हें फॉलो कराई गई, जिससे कि इन्हें बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट भी मिला। राइट। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिख रहा है आपको, आप सबके सामने ही है। और बहुत कम टाइम में पंचकर्मा इतना पावरफुल है कि कम टाइम में ही बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है पेशेंट्स को। और स्पेशली कोई ऐसे पेशेंट जिनको बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। राइट। ऐसे ही मैं एक और पेशेंट की आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये लिवर के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, और विद इन 3 डेज इन्हें बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया। एक बार मैं ये वीडियो आपको दिखाती हूँ।
हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट हैं, लिवर की सीएलडी की समस्या है। ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, उसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनकी पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्याएं थी, तो क्या क्या आराम मिला है। कब आए थे? 3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला, आपकी क्या क्या सब समस्या थी, वो सारी चीजें। पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, एक दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी, वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ एक दिन ली है। उसके बाद उन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है। पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ का ही इलाज कर लेना चाहिए, हिम्स का ही, आयुर्वेदिक। बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं, चाहिए? नहीं करना चाहिए। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ। कोई फर्क नहीं। तो यहाँ आकर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन में? 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च कर। नहीं। तो देखा आप सभी ने, ये हर महीने हॉस्पिटल जाते थे और 50,000 के करीब इनका खर्चा था। और यहाँ विद इन 3 डेज इनको कितना बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया। और पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम्स हों या फिर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हों, उन सभी में रिलीफ आ सकता है अगर आप टाइमली इलाज शुरू कर दें। राइट, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इश्यूज या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोमेटाइटिस की। स्टोमेटाइटिस, हाँ जी, स्टमेटाइटिस का मतलब है कि जब मुंह के अंदर सूजन, घाव या फिर छाले इस तरह की कंडीशन आती है, तो दैट इज स्टमेटाइटिस। बेसिकली स्टमक में इन्फ्लेमेशन होना या फिर अप ऊपर की तरफ इन्फ्लेमेशन का आना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट, इसके दो टाइप्स भी हैं, जैसे कि एप्थॉस स्टमेटाइटिस। इसमें बेसिकली येलो कलर के छोटे छोटे जो बॉयल्स हैं वो दिखते हैं आपकी टंग पे। और स्पेशली कॉर्नर्स पे, होंठों के मतलब कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पे भी कुछ छाले इस तरह की दिक्कतें या रेडनेस या इन्फ्लेमेशन ये भी देखने को मिलती है। देन निकोटिन, जो पेशेंट निकोटिन यानी कि तंबाकू, धूम, स्मोकिंग, तब टबैको वगैरह लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, उन पेशेंट्स को इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसे स्मोकर्स पैलेट भी बोलते हैं। बहुत सारे निशान देखने को मिलते हैं, पैचेस बन जाते हैं वाइट कलर के। तो दिस इज़ क्वाइट सीरियस। कुछ पेशेंट्स इसके भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। देन कैप्सिस सार्कोमा, ये एक तरह की कैंसर की तरह की बीमारी है, जिसमें कि जो स्किन है, आपका मुंह है या फिर आपके लंग्स, शरीर के अंदर के वेसल्स, इन सब को अफेक्ट करती है। और HHV8 करके एक वायरस होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जिन्हें कोई ना कोई इम्यूनिटी सप्रेस करने वाला कोई रोग होता है, जैसे कि HIV या एड्स। देन स्टमक कैंसर, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ, तो स्टमक कैंसर ज़्यादातर उन पेशेंट्स को होता है जिन्हें कि पहले से गेस्ट्राइटिस या फिर स्टमक अल्सर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। राइट, उन पेशेंट्स में होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। राइट, इसका अगर मैं बात करूँ, जो रिजल्ट है वो हम एंडोस्कोपी के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो।
कि इस तरह से कुछ एंडोस्कोपी में हमें ग्रोथ दिखती है। तो दिस इज दी स्टमक कैंसर के केस हैं ये। अब कैंसर फैलता कैसे है या बनता कैसे है, अगर मैं उसकी बात करूं तो कैंसर जो है ये बीमारी एक बहुत वास्ट बीमारी है, राइट। और कहीं ना कहीं इसको अगर हम इनिशियल लेवल पे कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, एक ही सेल होता है हमारी बॉडी में, एक नॉर्मल साइकिल होता है, एक सेल ग्रो करता है, अपना काम पूरा करता है और वो मर जाता है। जबकि कैंसर्स में क्या होता है, जो सेल है वो ग्रो करता रहता है और फटाफट ग्रो करके एक में दो में डिवाइड होता है, फिर दो से चार में डिवाइड होता है, एंड लगातार वो ग्रो करता रहता है। तो दिस इज कैंसर। एंड एक सेल की जगह पे जब बहुत सारे सेल्स ऐसे ग्रो करने लगते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इससे कैंसर बोलते हैं, राइट। बाकी अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं, इसे नेक्स्ट। राइट, एच पाइलोरी इन्फेक्शंस ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 56% पेशेंट्स जिनको कि एच पाइलोरी इन्फेक्शंस होता है, उन्हें भी स्टमक कैंसर होने का या गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट, बाकी कौन से पेशेंट एट रिस्क होते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या किसी तरह का अल्कोहल, या फिर कोई एडिक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा निसेड्स यानी कि नॉन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले पेशेंट्स हैं, उन्हें भी, वो भी एट रिस्क रहते हैं। और हेरिडिटरी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी स्मोकिंग भी इसका कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क फैक्टर है, राइट। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, जो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट के जो अंदर की लेयर है उसमें सूजन आ जाना। इसकी वजह से जलन, दर्द और गैस की समस्या, ये तीनों प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स में हार्ट बर्न, चेस्ट में दर्द, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, हार्ट बर्न होता है, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, पुअर एपेटाइट, भूख ना लगना, इनडाइजेशन होना, आपके स्टूल्स में ब्लड आना, नौजिया होना, डिस्कम्फर्ट रहना पेट के ऊपर वाले हिस्से में, राइट। अनइंटेंशनल वेट लॉस, जल्दी जल्दी से वेट कम होना, स्वेलिंग आ जाना, ब्लॉटिंग का साइन है, एब्डोमिनल पेन होना, ये सब सिम्टम्स हमें गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ये है एक अलग प्रॉब्लम जो कि है GERD, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये बेसिकली उन लोगों को होती है जिन्हें रेगुलर एसिडिटी, सीने में जलन, सोर इरेक्टेशंस, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके लक्षण में सीने में जलन होना, या फिर मुंह में एसिड का स्वाद आना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। या फिर खाना दोबारा से मुंह में आना शुरू हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। और इसमें बेसिकली रिफ्लक्स होता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आयुर्वेदिक डायग्नोसिस की बात करूं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पेशेंट की जनरल हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, फिर स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, बेरियम, मील टेस्ट, ये सब टेस्ट के ज़रिए हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किस तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पेशेंट को है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो ज़्यादातर पेशेंट्स को बीमारी भी नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन। यानी कि आपका पेट अगर एक बार में साफ नहीं हो रहा, या साफ होता ही नहीं है, कई कई दिन बाद आपको मोशंस आते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो जो मोशंस हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, या फिर मोशंस पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, आप उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे पेशेंट ज्यादातर लेक्सेटिव्स पे, सपोजिटरीज पे या नीमा लेने की जरूरत पड़ती रहती है ऐसे पेशेंट्स को। बट ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिम्टम है, बट आजकल बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तो अब ये बीमारी बनता जा रहा है। और अगर मैं बात करूं, 10 में से 9 लोगों को ये प्रॉब्लम होती होती है, राइट। तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस पे ही इसकी रोकथाम करके इसको ठीक किया जा सकता है पूरी तरह।
तो इसके लिए भी आपका लाइफस्टाइल चेंज करना या डाइट चेंज करने से ही बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे ही इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से बात करें, या फिर आप हमारे यहाँ भी बात कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिकवर करें। अब मैं कॉजेस की अगर बात करूं तो पानी कम पीना, या फिर किसी तरह की मेडिकेशंस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। और जो लोग जिसको रोकते हैं, मोशन के रिफ्लेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, उन पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिजिकल एक्टिविटीज जो नहीं करते, आहार में फाइबर फाइबर की कमी, या फिर लिक्विड कंटेंट बहुत कम लेते हैं, या फिर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्राई ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ये देखने को मिलता है। एक आईबीएस के पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत कॉमन है, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स का हम कैसे इलाज करते हैं, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए भी हैं, एक बार मैं उनका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। ओम आरोग्यमस्तु मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा गुप्ता है। और आपका? प्रवीण गुप्ता। और आप लोग कहाँ से आए हो? नोएडा से आए। नोएडा से आए। क्या क्या दिक्कतें थी? मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी पेन एंड कॉन्स्टिपेशन था। और आपको? मेरे को ब्लोटिंग, प्रोस्टेट, लास्ट लीवर से मुझे तो बॉडी पेन में बहुत फर्क पड़ा और आफ्टर लॉन्ग टाइम मॉर्निंग में स्टमक अपने आप क्लियर हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत लाइट फील करी बॉडी अपनी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। क्या चीज अच्छी लगी आपको? स्टाफ, फूड, एवरीथिंग एक्सीलेंट। कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। स्टे वाज वेरी गुड। ऐसे ही एक और पेशेंट है हमारे पास। जब मैं आया था थोड़ा सा मुझे दिक्कत बहुत थी, लेकिन ये है कि अब मैं आकर के थोड़ा रिलीफ करने लगा हूँ। और पहले पेन था उसमें भी आराम है, जो कॉन्स्टिपेशन था उसमें भी आराम है। शरीर जो भारी भारी दिखाई देता था वो भी हल्का है। और सभी डॉक्टरों का, सभी सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है यहाँ का। तो मन नहीं करता यहाँ पे जाने का मन नहीं करता? हाँ, जबरदस्ती यहाँ पे तो जाया जाएगा। राइट, तो ये दोनों पेशेंट ही इसी तरह की गैस्ट्रिक इश्यूज या फिर कह लीजिए डाइजेस्टिव इश्यूज से ही प्रॉब्लम में थे, राइट। और उसमें इनको कितना जल्दी रिलीफ आया है ये आपने खुद ही इन वीडियोस में देखा, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें बेसिकली पेशेंट की जो छोटी आंत है उसमें प्रॉब्लम होती है। और इसमें बेसिकली पेशेंट को, किसी पेशेंट को लूज मोशंस, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की समस्या रहती है, राइट। और ये एक गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल से इसका जो हम बहुत जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं। हाँ, बट इससे कुछ पेशेंट्स जो क्रॉनिक आईबीएस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये तकरीबन 3 टाइप का होता है, राइट। आईबीएस सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन सब टाइप वाला, आईबीएस एम यानी कि मिक्स्ड, इसमें कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी पेशेंट को लूज मोशंस होते हैं, और आईबीएस डी यानी कि इसमें पेशेंट को हमेशा डायरिया रहता है, राइट। तो इनमें सिम्टोमेटिकली हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें अगर मैं कॉजेस की बात करूं, गट ब्रेन कनेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि आपके गट, आपके इंटेस्टाइन्स और आपके ब्रेन में एक कनेक्शन होता है जिससे कि दोनों जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। देन कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, कुछ का गट वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। किसी तरह का इन्फेक्शन के बाद भी आईबीएस होने का खतरा रहता है, जिसमें कि टाइफॉइड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे टाइफॉइड पेशेंट्स होते हैं जिनको लॉन्ग रन में गैस्ट्रिक इश्यूज या डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, राइट। देन अगर गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है आपका तो भी आईबीएस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें, मिक्स बाउल हैबिट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस आना बाउल में या फिर मोशंस के साथ, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लूज स्टूल होना, खाने के बाद ही आपको मोशंस का आ जाना, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट्स, एक बार में पेट खाली ना होना, इस तरह के सिम्टम्स, ब्लोटिंग, ये सब सिम्टम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं।
ये हमारे पेशेंट हैं आईबीएस के, जो हमारे कैंप में आए थे 3 डेज के कैंप में। और मैक्सिमम ये जो 3 डेज डिजीज रिवर्सल कैंप है हमारा, इसमें ज़्यादातर डाइजेस्टिव इश्यूज वाले पेशेंट्स ही आते हैं। और साथ में डायबिटीज़ या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी, कैंसर पेशेंट जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल कैंप। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनसे ठीक हुए हैं। राइट, एक बार मैं इनका भी रिव्यू आपको दिखा रही हूँ, आप ये भी देखें। ओम आरोग्य मस्तु मैम। ओम आरोग्य मस्तु। आपका नाम क्या है? इंदु कोचर। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आपको कैंप के बारे में क्या? मैं यूट्यूब पे देखी थी ये, तो मुझे अच्छे लगे। वैसे ही मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करती हूँ और आयुर्वेदा। मैं एलोपैथी में नहीं जाती। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको क्या क्या परेशानियां थी जिसके लिए आप यहाँ पे आए? मेनली तो फॉरगेटफुलनेस और ये है आईबीएस की प्रॉब्लम है। इसी के लिए आप यहाँ पे आए थे। तो अभी 3 दिन का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आपको क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ ही डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। सब बड़े पोलाइट हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अभी जैसे व्यूअर्स भी आपको देखते होंगे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बाकी अगर डिजीज है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो बीपी शुगर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सेंटर है। बाकी जो मेरी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ही होगी, क्योंकि तो बहुत पुरानी है। और आचार्य जी और डॉक्टर बीआरसी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर बीआरसी तो ही इज अ नाइस फेलो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, इससे नेक्स्ट वाली भी, ये भी चला दो। ये तो होगी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि किस टाइप की पंचकर्म थेरेपीज हम करवा सकते हैं। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम या आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें हम उदरबस्ती, नस्यम, इस तरह की टेक्निक्स जो है पेशेंट को कराते हैं, जिससे कि पेशेंट के गट को हम हेल्दी रखते हैं। और गट हेल्दी होने से उसे बाकी और प्रॉब्लम्स में भी सुधारता है। बाकी शिरोधारा इसमें एक बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। मैंने बात की थी गट और ब्रेन के कनेक्शन की, तो उसको इम्प्रूव करने में शिरोधारा का एक वंडरफुल रोल है। राइट, अभी मैं कुछ पेशेंट से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज और क्रॉनिक लिवर डिजीज, इन दोनों के बारे में भी बताऊंगी, जो कि आजकल एक मेन कंसर्न है। और लिवर की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। राइट, तो जितने भी पेशेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं रिएक्ट में जाके, और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, शिवानी जी। शिवांगी शक्या जी, आप अपना हेलो। क्वेश्चन हैं जी। हाँ जी हेलो, शिवांगी हाँ जी। मैम। हाँ मैम जी मेरा नमस्ते। बेबी है, 5 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ है, सितंबर में हो जाएगा। जी। उसको काफी टाइम से, मतलब लास्ट अप्रैल से प्रॉब्लम चल रही है कॉन्स्टिपेशन की। ओके, तो मतलब अप्रैल। लगातार कंटिन्यू दवाई चल रही है। एक एनकॉल नाइट में देनी पड़ती है, मॉर्निंग नाइट था, अभी तो नाइट कर दी गई, लेकिन उसका मॉर्निंग में पॉटी टाइट आएगी, उसके बाद जो जाएगा फिर सही आती है। तो अभी उन्होंने बताया क्या है, क्यों हो रहा है ये? उन्होंने कुछ नहीं, कभी कभार इन्फेक्शन निकलता है, जबकि वो बच्चा बाहर का भी कुछ नहीं खाता, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो वो खाना पीने में कैसा है, डाइट उसकी कैसी है? खाना तो मैम कम खाता है, नहीं खाता है ज्यादा। अभी तो उसका वेट भी 1 साल से 14-15 पे ही अटका हुआ है। मल्टी विटामिन कंटिन्यू चला रहे हैं, लिवर की दे रहे हैं, लेकिन अभी उसको नहीं आराम हो रहा। कॉन्स्टिपेशन मॉर्निंग में एक बार जरूर जाएगा। अभी तो बहुत टाइट हो रही, फुल टाइम पेन बताता था। अभी थोड़ी सी कम हुई कि उन्होंने मॉर्निंग की बंद कर दी, लेकिन नाइट में चल रही है। आप उसे फ्रूट्स देते हो? हाँ खाता मैम, है वो? फ्रूट्स। हाँ, फ्रूट सारे खा लेता है, जूस पीता है। दूध वगैरह? दूध तो 6 मंथ से बंद करा दिया था डॉक्टर ने। अभी एक डॉक्टर ने बोला है उसको, मतलब 1 टाइम गाय का दूध दो। तो वो देसी गाय है, तो उसको नाइट में 1 ग्लास बोला है देने के लिए। ओके, ठीक है। वैसे तो आप मैम इसमें एक चीज और उसकी चेस्ट में, लेफ्ट साइड में अभी, मतलब हो गया 2 मंथ से एक पसली थोड़ी सी उभर सी गई है लेफ्ट साइड में।
उसके सारे डॉक्टर ने टीबी के चेकअप करा दिए, टीबी गोल्ड, मतलब जितने भी होते हैं फ्लूइड वाला सब कुछ, पीजीआई भी दिखा लिया, केजीएमयू में दिखा लिया, लेकिन उसको कोई भी टीबी के सिम्टम वो नहीं निकल रहा है, मतलब टीबी का पॉजिटिव ही नहीं आ रहा। उसकी लेफ्ट हम्म। साइड में थोड़ी सी उभरी हुई पसली हो गई है। ओके। तो एक बार आप उसे उन्हें हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में भी दिखाएं, हमारे किसी सेंटर पे एक बार हम मैम यहाँ एग्जामिन। बरेली लेके गए थे, आपका सेंटर था, तो उन्होंने मना कर दिया, 5 ईयर का बेबी से नीचे ट्रीटमेंट नहीं होता है, नहीं, तो जब हो हॉस्पिटल, जाए। हॉस्पिटल में हाँ हम कुछ चीजें कर सकते हैं। आप ऐसे करिए, आप चैट में नंबर डालिए, मैं आपकी यहाँ से पहले बात कराती हूँ, हम ऑनलाइन देख लेते हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स और सब कुछ। इसमें हम कुछ हाँ चीजें कर देंगे उसको, एटलीस्ट डाइजेशन को थोड़ा सा तो इम्प्रूव करें ना, कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा हाँ सा रिड्यूस करें। कुछ सिरप वाली मेडिसिन हैं, हम वो शुरू करवा देते हैं बच्चे को। हाँ मैम, बस उन्होंने बोला था इसकी नाइट में जो एनकॉल चलती है वो बंद कर दो बिल्कुल, लेकिन वो अगर नहीं दे रहे तो उसको पॉटी नहीं आती है। ओके। नहीं, हम उसकी जगह अपनी मेडिसिन डाल देंगे ना, अपनी मेडिसिन हाँ दे मैम। देंगे। ठीक ओके, है। लेकिन मैम इसका पसली क्यों निकला, मतलब वो नहीं मेरे को समझ में आ रहा है। हम एक बार कंसल्ट करती हूँ मैं, ऐसे तो मैं बिना देखे बता नहीं पाऊंगी। ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि मतलब जब मसल्स, टमी की मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी बच्चों या किसी के साथ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आप एक बार नंबर तो डाल दिया है आपने, मेरे पास हाँ आ मैम गया है। नंबर डाल दिया, एक बार हमारा ऑनलाइन हस्बैंड से हो चुकी है, बात भी कराई थी पहले, लेकिन हाँ कोई जी। मतलब वो नहीं हो रहा कि यहाँ से कोई मेडिसिन दे दें, कुछ भी कर दे। उन्होंने कहा 5 ईयर के बच्चे का हम ऑनलाइन हम्म। मेडिसिन भी नहीं दे सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया फोन से। सिरप तो दे सकते हैं, सिरप वगैरह देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी सच्ची सी, मना कर क्या दिया। आपसे बात हुई थी? आपको नाम अभी तो याद है टाइम डॉक्टर? हो गया है, तब ये तो 4.5 का ही था, मतलब ऐसी कुछ था, 4 and 3 मंथ ऐसा कुछ, तो मतलब मना कर दिया था उन्होंने। हम 1 साल से लगभग बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, नहीं, हिम्स मैंने में भी। मैंने तो मैम मेरे घर में ही बहुत छोटे बच्चे को भी मैं दवाई दे देती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ असेसमेंट के ऊपर बात है। आपने देखो काफी टाइम पहले बात की थी, अभी मैं एक बार हाँ दोबारा आपको बात करा देती हूँ। मैम, ठीक मैं है। ऑनलाइन जब तब आती ठीक हूँ करा। तब मैं अपना नंबर डालती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, फेसबुक पे हम्म। भी सर के आते हैं उस पे भी डालती हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। मैं अभी आपकी थोड़ी देर में बात करा दूंगी, या आप इस नंबर पे कॉल करके ना हाँ एक बार हाँ, डायरेक्ट बात कर लीजिए। कर चुके हैं मैम, कर चुके हैं। हो गई? किससे बात हुई थी, आपको है याद? डॉक्टर ये तो से नहीं किसी से मैम, बात हुई चार थी? पांच लोगों से बात हो चुकी है, नहीं नंबर मैम, सारे सेम है डॉक्टर से मेरे नहीं मोबाइल होता में नहीं। भी। आप चलो, आपका नंबर आ गया है, मैं नंबर से चेक कर लेती हूँ, आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ 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 जी। मैम, थैंक यू ठीक। मैम। ओके जी। हाँ जी, संजय कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी, संजय जी आ रही है आपकी आवाज़, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को काफ़ी लंबे समय से वही गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। खाना खाने के जी। बाद 1 घंटे बाद तुरंत ही एसिडिटी बनने लगती है। ओके, इवन इसमें ये मैं है कब फ्रूट्स भी से? खा रहा हूँ हाँ मॉर्निंग में, जी। हम्म। और उसके बाद भी दोपहर में या शाम में ये खाना खाने कब में से एसिडिटी है बनती आपको? कितना समय हो गया इस प्रॉब्लम है। से? मैम ये मोर देन 10 to 15 ईयर्स के आसपास हो गया। आपने कोई फैटी लिवर के लिए टेस्ट कराए थे? लिवर ठीक है आपका? हाँ मैम, मैंने कराया था करीब 6 मंथ बैक कराया था, तो उसमें हल्का सा फैटी लीवर है। ओके। हाँ जी। दोबारा रिपीट कराया आपने टेस्ट? नहीं, कितना दोबारा नहीं कराया मैम अभी। देखो, कहीं ना कहीं लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, तो लिवर भी आपका वीक है। और फैटी, आप खुद ही बता रहे हैं 6 महीने पहले की ही रिपोर्ट है। ठीक है। हाँ तो जी। कहीं हाँ ना कहीं जी। इन दोनों पे काम कर सकते हैं। आप हैं कहाँ से, बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ मैम। फिर आप एक बार हमारे सेंटर पे आइए, पंचकर्म ले लीजिए। कहाँ पे मैम, फरीदाबाद में? हाँ जी, या मेरठ? फरीदाबाद में सेंटर है। मेरठ भी आ सकते हैं, फरीदाबाद में भी है हमारा सेंटर। तो फरीदाबाद में ये पंचकर्म वगैरह कराते हैं आप लोग? हाँ जी, एक सेंटर में तो कराते हैं, मेरे को अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, या फिर आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं यहाँ से कंसल्ट करा देती हूँ, या फिर मैं आपको एड्रेस डायरेक्टली दे दूंगी, आप एक बार विजिट कराइएगा। ठीक है, यही क्योंकि काफी प्रॉब्लम लंबा मैम टाइम हो गया है। क्या थे, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने किसी एलोपैथी डॉक्टर पास में गया था कंसल्ट करने के लिए। तो हम्म।
तो मेरे को एक्चुअली ना कुछ जीबी स्टोन्स भी हैं, दो 10 to 11 mm की। ओके ओके तो ओके। डॉक्टर ने उसके बोला लिए कि सिर्फ उसी की वजह से ही सारा आपको हो रहा है, वो निकलवा तो सभी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है आपने जीबी स्टोन के लिए? जीबी स्टोन्स के लिए मैम मैंने काफी करीब 5-6 साल पहले ही आपकी एक वो किट ली थी मैंने, जो शुद्धि किट आती है ना, वो ली थी मैंने। हम्म। और अभी दिसंबर में आपके पंचकुला सेंटर पे भी गया था। अच्छा। तो 3 डेज का मैंने वो कैंप अटेंड किया था। और अच्छा। उसमें मेरी विष्णु जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे आप ये डाइट में चेंज कीजिए, वो डीआईपी डाइट वगैरह लीजिए आप। हम्म। तो काफी हम्म। मतलब 4-5 महीने मेरी चली, भी एक महीने थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा जो उससे ना डाइट वाइट वगैरह में। तो अच्छा। मतलब हाँ, लाइक फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन जैसे ही हैवी खाना खानी, जैसे कि रोटी खानी या चपाती, मतलब कि पूड़ी वगैरह खानी, तो वो एसिडिटी बनने लगती है। तो फिर वो तो आप देखो, जो आपको सूट नहीं कर रहा उससे हो रही है ना। आप उसके लिए एक बार गट क्लीनिंग कराइए। आपने पंचकर्मा 3 ही दिन का लिया होगा, तो आप उसके लिए थोड़े ज्यादा दिन का पंचकर्म एक बार प्लान करिए। वो चाहे हमारे अच्छा। उस सेंटर पे ही करवा लीजिएगा, जी जी। फरीदाबाद के या फिर मेरठ के, जो भी आपको नजदीक पड़ता है। हाँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद नजदीक पड़ेगा जब मेरे लिए तो। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप हाँ नंबर जी। डाल दीजिए, मैं यहाँ से कॉल करवा के आपको फरीदाबाद का एड्रेस दे देते हैं। जी जी जी, मैं बता दूँ आपको, नंबर डाल देता हूँ अभी, जी। जी जी जी, आप ठीक। डाल दीजिए, मैं कराती हूँ आपकी बात। ठीक ओके है, जी। थैंक यू। हाँ जी, मीरा जी, वीरेंद्र सोनी जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार, हाँ जी मीरा जी बताइए। मैम, मुझे भी पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्या दिक्कतें रहती है? आपकी एज कितनी है? मैम मुझे है ना, पेट के अंदर मतलब मेरे लंग से जस्ट नीचे और ऊपर की साइड में मतलब जलन रहती है। और ऐसे हाँ जी। सांस अपन अंदर लेंगे ना, ऐसे जोर हाँ। से खींचेंगे ना सांस को, हाँ जी। तो तो दर्द होता है मेरे। और पेट मतलब मेरे पोटी जाती हूँ ना, तो ऐसी आती है पोटी जैसे फूली फूली सी, और ऐसे बिखरी बिखरी सी पोटी आएगी, मतलब ऐसे बंधी हुई पोटी नहीं आती मुझे। ओके, ठीक है। ये कब से है दिक्कत, कितना टाइम हो गया? ये तो मैम बीच बीच में हो जाती है, जैसे मैं दवाई लेती हूँ ना, जब तो मुझे आराम मिल जाता है। हम्म। और जैसे ही दवाई बंद करती हूँ, वापस से वही प्रॉब्लम होने लग तो जाती वही है। पूछ रही हूँ मैम, दवाई कब से ले रहे हो आप? दवाई तो मैम मैं जैसे अभी तो मैं 2-3 महीने से ले रही हूँ दवाई। अच्छा, किस तरह की मेडिसिन है वो? वो तो एलोपैथी की है मैम। एलोपैथी की है, ओके। आपने कभी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट नहीं कराया इसका? हाँ, आयुर्वेद में नहीं करवाया मैम। आपको पता नहीं था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, या फिर ऐसे ही आपने करवाया ही नहीं कभी? नहीं किसी नहीं ने मैम, बताया पता नहीं? पता था लेकिन करवाया नहीं कभी। अच्छा, तो अभी आप आयुर्वेद में आना चाह रहे हो, करवा लोगे ट्रीटमेंट? हाँ जी मैम, मुझे मुझे दिक्कत होती है, दर्द होता है, मतलब सांस जलन रहती है, ऊपर की साइड होता है जैसे लंग से जस्ट नीचे, और पेट में ऊपरी हिस्से में हाँ, इसे दर्द और एपिगेस्ट्रिक जलन। बर्निंग बोलते हैं या एपिगेस्ट्रिक पेन बोलते हैं। ये एसिडिटी की वजह से होती है, और कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन खराब ही है, जिसको ठीक करना हाँ बहुत जरूरी है। आज तक हाँ, मेरा आपने, डाइजेशन खराब है मैम। हाँ, हाँ जी, आपने आज तक कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है। आप हमेशा हाँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ भागते रहते हैं, इसीलिए जी ठीक मैम। ही नहीं हुई। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से या एंटासिड्स वगैरह लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो जी बेटर मैम। है कि उस तरफ ना जाएं, आयुर्वेद में आएं और अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, अपनी डाइट ठीक करें। मैं आगे अभी डाइट के बारे में भी बताने वाली हूँ कि डाइट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप। तो अभी आप जुड़े रहिएगा और देखते जी रहिए, मैम। ठीक है? सो दैट आपको पता मैम तो चलता इसके है कि लिए मुझे, अपने लिए। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ, तो मैं हाँ जी, कहाँ पे दिखाना पड़ेगा मैम मुझे? जयपुर में तो हमारे 3 सेंटर हैं, आप जयपुर में ही दिखा लो। तो सेंटर पे जाना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल, घर बैठे कैसे ठीक होंगे? नहीं, ऑनलाइन भी देखते हैं ना मैम। मैम ऑनलाइन बेटर नहीं रहेगा, बेटर रहेगा आप एक बार दिखाए आओ। अगर तो आपके पास ही है हॉस्पिटल तो बेटर है, अगर आपको ऑनलाइन एक बार बात करनी है तो वो मैं करा देती हूँ, जी मैम। ठीक है? ओके मैम। हाँ, आप नंबर डाल दीजिए, मैं करा देती हूँ बात। अच्छा मैम, चैट बॉक्स में नंबर डाल दूँ? जी, नंबर और नाम दोनों डालिएगा प्लीज। जी मैम। हाँ जी।
ठीक है जी। वीरेंद्र सोनी जी। यस मैम। हाँ जी वीरेंद्र जी बताइए। मैडम एक्चुअली क्या है ना, मेरी सिस्टर है ना, 50 एज है उनकी। हाँ और जी। उनका जो है ना, हमने टेस्ट अभी थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड कराया था, तो कुछ दिक्कत लगी थी, तो डॉक्टर ने FNAC कर का वो टेस्ट किया था, तो उसमें निकल के आया कि उनको कैंसर है। अ, कहाँ का लीवर। FNAC किया था? ये मैम लीवर का। लिवर का किया था। ओके। जी। तो लीवर में उनको कैंसर बता रहे हैं कि कैंसर है। ओके। आप उनकी रिपोर्टें भेज देंगे। क्या एज कितनी है पेशेंट की? 50 मैम। 50 इयर्स। ओके। जी। आप मुझे पेशेंट की रिपोर्टें देखनी है और मुझे पेशेंट से एक बार बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे ओ- करिए, आप चैट में नंबर डाल दीजिए, उनसे वीडियो वीडियो कंसल्टेशन पे बात कराइए, सो दैट हम ओके। एक बार पेशेंट को देख लें, उसके जी। अकॉर्डिंग गाइड कर देंगे। तो मैडम मैं नंबर अपना डाल दूं कि उनका ही डाल दूं? आप जैसे ठीक समझें, आप अपना भी डाल दीजिए, आप पेशेंट का भी डाल दीजिए, और एक कंसल्टेशन मैं बुक करा देती हूँ, बिकॉज जिनको थोड़ी सी गंभीर बीमारी है ना, कैंसर या फिर जी ऐसा जी। कुछ, उनके लिए तो बेटर है कि हम पहले देख लें पेशेंट को अच्छे से। कंसल्टेशन वो फीस मैंने मैडम बुक करा रखा है, तो मेरे से टू अच्छा। 299 की फीस उन्होंने ऑनलाइन करवाई है। कब करवाई है आपने बुकिंग? ये कल कल करवाई है मैडम। तो फिर आज आपको अपॉइंटमेंट के लिए आ गया था कि कब होने अभी वाला है आप? नहीं मैम, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। आप नंबर डाल दीजिए किस नंबर से बुक हुई है, मैं कंसल्ट करवा देती हूँ जल्दी। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ओके। सर। ओके। ओके जी। हाँ जी योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, दीपिका कुमारी जी। नमस्ते मैम, योगेंद्र कुमार बोल रहा हाँ जी नमस्कार। हाँ जी योगेंद्र जी। हूँ। मैम मेरे को 1 ईयर से ये पेट का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का। अच्छा जी। और ऐसा हुआ कि मेरे को लास्ट जुलाई में थोड़ा थोड़ा गैस हुआ। एक्चुअली मेरे को नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है और सीटिंग भी अच्छा। है। 1 मिनट ठीक है। मैडम, थोड़ा मैं फोन देती हूँ। आप ओके लोग ओके। डाउन अभी में से दवाइयाँ खाती है होंगी। अपने एवं कंटेनर, डाउन एओएम कंटेनर। सॉरी। यस मैडम। हाँ जी बताइए। मैं समझ तो नहीं क्या पाई। हुआ कि जुलाई से मेरे को प्रॉब्लम है। मैं 1 ईयर 1 मंथ बाद चेक कराया, एंडोस्कोपी कराया, तो उसमें मेरे को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। अच्छा। उसमें मेरे को 14 डेज के लिए एंटीबायोटिक कोर्स दिया गया, बोला गया ठीक हो जाएगा, बट वो अभी कंटिन्यू है। बार बार ये हो ओ, जाता है, 2 3 बार देखा वो हो जाता है। मैं बहुत हाँ। सारा आयुर्वेदिक दवा भी लिया, एलोपैथिक दवा भी 1 ईयर से ले रहा हूँ। अब कभी हम्म। ठीक रहता है थोड़ा, मतलब पूरा ठीक, प्योर 100% नहीं होता है, 20% 30% होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद में फिर कंटिन्यू हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम रहता है। फिर अभी आप मैं अपने मेथी गट ले रहा हूँ। को, गट के बैक्टीरियाज में काम करना पड़ेगा ना, गट के बैक्टीरियाज ठीक होंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक वहीं है। पेट दर्द करने लगता है, बेचैन में बहुत गुस्सा आता है मेरे को, बहुत ज्यादा कोई बात करता है डाइट ना। पे, डाइट पे कुछ चेंजेस किए हैं? डाइट में कुछ ध्यान देते डाइट हैं तो आप? डाइट तो फुल मैडम, ज्यादा चेंजेस नहीं इनसे। पूरा ऑयल मसाला तो पूरा मैं छोड़ दिया था। ज्यादा मात्रा में हम्म। कर्ड लेता था, कुकुम्बर लेता था, फ्रूट ज्यादा लेता हूँ, कोकोनट हाँ जी। वाटर भी लेता हूँ। हाँ जी। हाँ। बट अच्छा। ये होने के चलते थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है मैडम मेरे को। नींद भी ओके। प्रॉपर जो है नहीं आता है। नाइट में तो आता है, नाइट ड्यूटी करना है, डे में रेस्ट लेना चाहेंगे, नहीं आता है नींद। अच्छा तो देखो, एक क्योंकि तो कभी कभी। आपका लाइफस्टाइल चेंज है ना, रात का शिफ्ट करते हैं आप, और जिनका भी बिल्कुल। बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो परेशान करती है। अगर आप ये सोचें कि नॉर्मल साइकिल रख के, नॉर्मल साइकिल भी ना रहे और उसके आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो आएगी आएगी। तो जिन जो भी नाइट शिफ्ट करते हैं उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज रहते ही हैं, तो आपको तो डाइट में चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं। ठीक है। और क्या करने हैं बिल्कुल ये मैं मैडम, थोड़ी बिल्कुल। से आपको अभी बता देती हूँ। डाइट आप जुड़े रहिएगा, मैं डाइट भी बताने वाली हूँ अभी थोड़ी अभी देर नहीं में। लेंगे सर, बोलिए। हाँ जी। बोलिए ठीक है, बोलिए। आप वो शुरू करिए, बाकी एक बार कंसल्ट कराती हूँ, आपकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। आप चार्ट में नंबर डाल मैडम दीजिए, मैं रिपोर्ट्स देख के एक्चुअली, बात। ओके जी। ओके मैडम, मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ। एक्चुअली हाँ मैं जी। बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ सर्विस करता हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। अच्छा, बैंगलोर में तो हमारा सेंटर भी है, आप हमारे सेंटर पे भी जा सकते हैं। यहाँ से 40 50 किलोमीटर पड़ेगा, इसके लिए मैं विजिट किया हूँ, एक बार किए थे।
कब किया था आपने विजिट? विजिट नहीं किया था, 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, मैं बात किया था, लोकेशन लिया था, मतलब वहाँ का, ठीक अच्छा, है ना, तो पूछा आप था एक बार तो विजिट यहाँ करके से, मेरे यहाँ आइए। से 50 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ सर, एक बार आप विजिट करके आइए, विजिट 1 घंटे करेंगे। की बात है। हाँ, घंटे 1.5 घंटे की बात है, आप एक बार विजिट कर आइए। आप एक बार ओके दिखा मैडम। के आएंगे तो ज्यादा बेटर है, नाड़ी चेक ओके। कर पाएंगे, एग्जामिन अभी कर एक्चुअली पाएंगे। मैडम, जी जी। ओके मैडम, अभी एक्चुअली इधर। हेलो, योगेंद्र जी, आप नंबर डाल दीजिए, फिर मैं यहाँ से आपकी बात करा देती हूँ, दीपिका जी। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, दीपिका जी बताइए। वो मेरे को ना लाइक बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन टाइप से पॉटी होता है, एकदम टाइट, ओके। बहुत पहले से। ठीक है। हम्म। और इधर आकर के एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, कहाँ रहते हैं आप? पटना। ओके। और डाइट कैसा है आपका, खाना पीना कैसा है? अभी क्या हुआ? हाँ जी, संजय जी। हाँ जी, संजय जी। अमित जी, हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, अमित जी बताइए। सुना। मैम मैं, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज तो मैं वैसे फिट हूँ। पर जैसे हम्म। सुबह मोशन जाता हूँ ना, तो टाइम लगता है मोशन में थोड़ा, जैसे रुक रुक के मोशन आता है। मोशन ठीक ओ, आता है। ओके। और दूसरी ये कि मतलब जैसे लोअर पार्ट में ना, मतलब हाँ जी। नाभि के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा भारीपन सा लगता है, अगर वो ओके। मोशन पूरा क्लियर नहीं होता है। और उसके बाद ना, मतलब दिन में फार्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। गैस, ओके। जैसे नीचे गैस एक्यूमुलेट हो जाती है ना नीचे, इस तरह से रहता है। इसमें ना सर, आप एक तो अपने पोस्चर को सही करें, मतलब सुबह उठ के ना अपने उकड़ू बैठ के, इंडियन टॉयलेट सीट की जैसे पोजीशन होती है ना, सुबह उस हम्म। पोजीशन में बैठ के आप 1 कप गर्म पानी जरूर पीजिए। ठीक है। आधी प्रॉब्लम तो आपकी उससे सॉल्व हो जाएगी, अगर आपने 1 वीक करोगे, 1 वीक में ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है और ठीक आप है मैम। आराम से कर सकते हो, और रेगुलर और बेसिस पे करो। हाँ, जैसे मैं यूरिन कई बार, जैसे फिर बाद में जैसे यूरिन पास भी करता हूँ ना, तो भी फाट आता है, आ जाता है, मतलब गैस पास होती है उस टाइम भी ऐसे नहीं, कोई है, देखिए लगता है। गैस एक्यूमुलेट हो रही है ना, वो ठीक से पास नहीं हो रही, मतलब निकल नहीं रही। और कई बारी वहां पे हेलो। एक्यूमुलेशन ऑफ जो स्टूल्स हैं वो काफी देर तक रहता है, तो उसकी वजह से गैस फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो जब आपका इवैक्यूएशन पूरा होगा हम्म। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आप पहले ये स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना ही शुरू करें, रोज सुबह आपने 1 कप गर्म पानी नीचे बैठ के ही पीना है। अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दीवार का सहारा लेके दीवार खाली के पेट में? किनारे बैठो। हाँ जी, आपकी खाली पेट आवाज सुबह गई। उठते ही। हाँ जी। सुबह उठते ही बैठना है आपने स्क्वेटिंग पोजीशन में, 1 कप गर्म ठीक है। पानी पीना है। ठीक है जी। ठीक ये है मैम। आप करना हाँ जी। शुरू करें, इसी से ही ठीक फर्क है। पड़ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जी मैम। जो वार्म हाँ जी। वाटर, हाँ जी, गर्म पानी पीना है। ज्यादा गर्म तो ना हो ना, नॉर्मल वार्म वाटर। नहीं, मतलब आप जितना पी पाए सर, चाय जैसे गरम ग्रीन टी पीते हैं ना, सिप हाँ जी, सिप हाँ जी। करके थोड़ा 10 15 जी सेकंड 20 सेकंड बैठ जाएं और उसमें पिए। ठीक है, कोई काढ़ा बना के पी सकते हैं। ठीक है। मैम, अगर वो भी काढ़ा नहीं तो वगैरह से ना, आंवला जूस ले सकते हैं। काढ़े से मुझे फिर कई बार ना ब्लीडिंग हो जाती है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है। ओके ओके। हम्म। बाकी अगर नहीं, काढ़ा नहीं तो सिंपल वार्म वाटर ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। वैसे ठीक है। थोड़ा हेमोरॉइड्स भी बाहर होते हैं कई बार जैसे। ओके, उसके लिए तो एक अलग प्रोसेस होता है, हम अलग से देखना पड़ेगा कि आपके कितने हेमरॉइड्स हैं। उसके लिए हमारी एक अलग से टेक्निक होती है, क्षार सूत्र करते हैं, तो वो हम लाइगेट कर देते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। और जहाँ पे एक बार लाइगेशन हो जाती है, मतलब क्षार सूत्र बांध देते हैं, वहां पे दोबारा कभी पाइल्स या फिर हेमरॉइड्स बनते भी नहीं है। ठीक है। तो आप वो भी टेक्निक का यूज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे किसी हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। जैसे आपका डेरा बस्सी है।
हिम्स हाँ, का? डेरा बस्सी वाले में आ सकते हैं। डेरा बस्सी वाला जो हॉस्पिटल है, जी। वहां पे अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास सर्जन की। मैम, वहाँ भी फ्रीक्वेंट कैंप्स लगते हैं आपके जैसे ये बता रहे हाँ जी, लगते हैं, बीच बीच में लगते रहते हैं कैंप्स। हैं? ओके, वो भी 3 डेज का होता है? सर, जो 3 डेज वाला कैंप है वो सिर्फ मेरठ में लगता है। वो कैंप यहाँ ओके। कहीं नहीं लगता। पंचकुला तो में कुछ महीने पहले लगा था, और वो भी 2 या 3 कैंप लगे थे वहां पे। उसके बाद वहां पे भी कोई कैंप नहीं है, वो सिर्फ मेरठ में लगता है जो 3 डेज कैंप है। उसके तो अलावा हॉस्पिटल में आईपीडी फैसिलिटीज हैं। डेरा बस्सी में कितने डेज का लगता है? वहां पे कैंप नहीं लगता सर। वहां पे ओके। इट्स अ हॉस्पिटल। वहां पे राइट। हम एडमिट करते हैं, जैसे आपको 7 डेज का पंचकर्मा कराना है, 5 डेज का, या फिर उससे किस ज्यादा दिनों का, तो वो हम पूरा करवाते हैं वहां पे। जी जी। हाँ चलो, जी। अभी मैं फिलहाल वो वार्म वाटर से स्टार्ट करता हूँ, देन सी। हाँ, आप वो शुरू करें, वैसे उससे काफी रिलीफ आ जाएगा आपको। फिर भी नहीं जी आता मैम। है तो आप एक बार कंसल्ट करिएगा, फिर मैं आपको विजिट के लिए बुला लूंगी, नहीं तो फिर एक बार जी। ऑनलाइन कंसल्ट करवा दूंगी। ठीक है जी। ओके। थैंक यू। हाँ जी, ओके जी। अभी हम आगे चलते हैं अपनी पीपीटी पे। कुछ और प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने बताया था, लिवर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एएलडी एंड सीएलडी, ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और क्रॉनिक लिवर डिजीज। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से ही लिंक्ड है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज का मतलब है जब पेशेंट्स को अल्कोहल की वजह से बहुत लंबे समय तक पेशेंट को लिवर में स्वेलिंग या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए, और पोर्टल हाइपरटेंशन, इस तरह के इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, तो दैट इज अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसका जो मेन रीजन है दैट इज अल्कोहल, राइट। इसकी जो अगर मैं बात करूं क्लिनिकल क्रोनोलॉजी की, तो पहले फैटी लिवर होता है। अगर पेशेंट अल्कोहल नहीं लेना छोड़ता तो वो हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम्स, देन वो सिरोसिस में लैंड अप कर जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, देन स्टेजेस की अगर मैं बात करूं, पहले वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है, स्कार्स बनने शुरू होते हैं, फिर फाइब्रोसिस स्टार्ट होता है। देन स्कार टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और पूरे लिवर में फैलते हैं, और उसके बाद फिर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आती है। कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल का इंटेक करना, डाइट ठीक से ना लेना, फैट अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स, जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल जो है जब बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ब्लड में, तो तब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस, कुछ पेशेंट्स में जेनेटिकली ये इश्यूज देखे गए हैं। ओबेसिटी होना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, जिसकी वजह जो पेशेंट रेगुलर डायबिटीज़ की मेडिकेशन पे है, उन पेशेंट्स को भी लिवर की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। देन सीएलडी, सीएलडी इज क्रॉनिक लिवर डिजीज। इसमें बेसिकली स्वेलिंग आ जाती है, और लिवर जो है उसके जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, एंड इट लैंड्स इनटू सिरोसिस। सिरोसिस में बेसिकली जो हेल्दी हेपेटोसाइट्स होते हैं उनकी जगह मतलब उनकी इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे जॉन्डिस होना, कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग, और हाथों पैरों में रेडनेस, स्पाइडर वेन्स, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ऐसी डॉक्टर सरीन की एक वीडियो है, मैं ये भी आप सबको दिखाना चाहूंगी। Indoors what Dr. Trehan says, Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up. You have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. भाई, तो डॉक्टर सरीन ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपने अपने स्टमक को रेस्ट देना है।
आपके 2 मील्स के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए, आपके लिवर को रेस्ट मिले, आपकी आंतों को रेस्ट मिले, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली टाइमली बने, और इसी से ही आपका डाइजेशन जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसी एक और वीडियो है डॉक्टर नरेश त्रेहान की, कि पंचकर्मा कैसे हेल्प करता है आपकी बॉडी को रेजोनवेट करने में या लंबा जीने में। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स से कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You एज want पे to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. देखा आपने, नरेश त्रिहान जी जो कि मेदांता के डायरेक्टर हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि पंचकर्मा से ही आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई या फिर लंबा जीवन जी सकते हैं, अगर आप साल में एक बार पंचकर्मा जरूर कराएंगे। आयुर्वेद में भी ये लिखा गया है कि साल में 2 बार पंचकर्मा कराने से आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, राइट। और 2 काल भी बताए गए हैं, शरद में और वसंत में 2 ऋतुएं बताई गई हैं जिसमें कि आपको पंचकर्मा कराना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, बाकी अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि हम इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, उदर लेप, उद्वर्तन, इस तरह की थेरेपीज, नित्यपेरेशन थेरेपी, फिर हम लीच थेरेपी कुछ पेशेंट्स में यूज कराते हैं, योगा एंड हैप्पीनेस, मतलब योग और इन सब की भी हम ट्रेनिंग पेशेंट को अपने हॉस्पिटल्स में देते हैं। इवन जो नरेश त्रेहान जी हैं वो खुद भी बता रहे हैं कि कैसे योग से हम अपने आप को बेटर रख सकते हैं, इसलिए योग सभी के लिए हेल्पफुल है। So basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes, something more of like you can treat it. The earlier you can, the better it is, because you become conscious, you can avoid diabetes, you can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is keep your muscle mass intact, and I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you have already done weightlifting and you have already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but but I for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. तो सुना आपने, योगा और अपना डॉक्टर खुद बनना, मतलब आपको पता है कि आपकी बॉडी किस चीज से बेटर हो सकती है, तो आपको उसी चीज पे काम करना है और उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप डॉक्टर्स की भी हेल्प लें, राइट। ऐसी कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। एक होम रेमेडी फॉर स्टमक एंड गैस इश्यू, वो आप घर पे ही बनाकर ले सकते हैं। आपको विद इन 7 डेज पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा। गरम गरम पानी पीजिए, या सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के में गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती का पानी एक एक घूट करके, या हर्बल टी वो पीजिए, उकड़ू बैठ के 5 मिनट में खत्म कीजिए। आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और बस, तो ये 4 चीजें जो आचार्य जी ने बताई हैं, आप इनका इस्तेमाल करके अपने गैस्ट्रिक के इशू, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज, इसमें आप रिलीफ पा सकते हैं।
राइट। और साथ में रात को जो खाना है आपने वो सूरज डूबने से पहले पहले खा लेना है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, ये दो टेक्निक, जिससे कि आराम से आप अपनी स्टमक, गैस, फ्लैटुलेंस, ब्लॉटिंग, इन सभी इश्यूज में रिलीफ पा सकते हैं। बाकी एक पॉस्चरल चेंज भी जो मैंने अभी एक पेशेंट को बताया, वो भी आप घर पे आराम से कर सकते हो। उससे नीचे वाली वीडियो। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा। तो गैस से जनाब कब्ज, जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना। तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट सीट पर इस तरह पाँव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक एंगल मिल जाता है। इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और जो आप बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी सब्जी दाल दूध दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है, और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। राइट। तो ये पॉस्चर इस तरह से चेंज करके भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम या और जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उनसे भी रिलीफ पा सकते हैं। राइट। अभी मैं बात करती हूँ कुछ मेडिसिन्स की, या फिर ऐसी कि किस तरह की केमिकल बेस्ड मेडिसिन्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्टैटिन्स बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स लिया करते हैं, या फिर एएलटी के पेशेंट, एक्यूट लिवर डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो स्टैटिन्स लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, उससे लिवर इंजर हो जाता है और फाइब्रोसिस, जॉन्डिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं। तो ये सब कुछ स्कैनर्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। स्टैटिन्स की वजह से लिवर और किडनी की भी बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज स्टैटिन्स बेसिकली लिवर में कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। उसका जो रिएक्शन है, लिवर उसको अक्यूमुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिवर लॉन्ग रन में डैमेज होना शुरू हो जाता है। और आजकल अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पेशेंट जो है स्टैटिन्स की दवाइयाँ, स्टैटिन्स यानी कि एटोर्वास्टैटिन, रोजुवास, इस तरह की मेडिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी की ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, देन सोरियासिस की बहुत सारी मेडिकेशन, बिकॉज सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसमें जो भी मेडिकेशंस यूज होती हैं उनका भी लिवर पे बुरा असर पड़ता है, लिवर पे भी और किडनी पे भी। नेक्स्ट, लिवर हाँ रीजनरेट करता है। तो ये कुछ रिसर्चेज हैं जो आपको अभी दिख जाएंगी स्क्रीन पे। आपको जो स्कैनर्स दिख रहे हैं वो इन्हीं रिसर्चेज के ऊपर है कि लिवर वायरल इन्फेक्शंस, अल्कोहल के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी पेशेंट का लिवर अपने आप को खुद रेजोनेट करता है अगर आप इन सब को छोड़ दें, प्लस धीरे धीरे अपनी बॉडी को रेजोनेट करने का मौका दें। राइट। और हिपेटोसाइट्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी अपने आप को, हिपेटोसाइट्स भी रेजोनेट कर सकते हैं, ये भी आप स्कैनर से जान सकते हैं। एक लिवर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें से आप 90% भी हटा दें तो भी लिवर खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बेसिकली ये जो रिसर्चर्स हैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लिवर को एक मौका दीजिए कि वो रेजोनेट हो पाए। उसमें आपको ही एक स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करके जब भी आपको लिवर की प्रॉब्लम कोई डिटेक्ट होती है तो इंस्टेंटली आप उसको ठीक कराने के लिए या ठीक रखने के लिए अपने आप को आयुर्वेद या फिर किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें, सो दैट वो आपको एक रास्ता दिखा पाए। जब भी पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है तो उन्हें रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटर रहता है कि पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। राइट। बाकी एक नरेश चौहान, सॉरी सरीन, डॉक्टर सरीन जी की वीडियो है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना आपको लेना चाहिए। अब दूसरा है कि आप कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड, आप ब्लू जोन्स को देखिए,
यहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है। मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे, पहला पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता, और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, but it is just by what your bacteria process and make it. Hence, uncooked food, raw food, पर healthy हो, ये नहीं कि धुला वुला गंदा खाना वाला हो। It is very good for you. और after 40 at least I suggest you should be एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, but एकाहारी, one meal a day, and that should be good enough. राइट। तो एटलीस्ट 40s के बाद जितने भी पेशेंट्स जुड़े हैं, तो ये सरीन जी का ये जो एडवाइस है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि एक एज के बाद आपका जो डाइजेशन है उसको बेटर रखने के लिए आपको दिन में एक बार ही सॉलिड फूड या फिर कुक्ड फूड लेना चाहिए। उसके अलावा आप रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स पे निर्भर रह सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे ओकिनावा आइलैंड, जो कि एक ब्लू जोन माना गया है। वहाँ पे पेशेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। उनका जो एक एज, वहाँ पे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो एज में बहुत ज़्यादा हैं, राइट। 90s 80s 100+ एज के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और इतनी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं, राइट। तो वो पॉसिबल है उनकी डाइट की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। और आप इन सब को अपना के भी अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, अपनी डिजीज को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी मैं बता रही थी कि डाइट के बारे में, कि डाइट में क्या लेना चाहिए। तो DIP डाइट हम फॉलो कराते हैं, दैट इज प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजेस का यूज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स को प्री सोक करके 8 आवर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन फूड्स को इंक्लूड करिए। बाकी हम मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट पे। देर आर 3 टाइप ऑफ मिलेट्स, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेट्स आर 5 टाइप्स जो कि इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। इनमें फाइबर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% के करीब होता है। द न्यूट्रल मिलेट्स, इसमें फाइबर कंटेंट 3 to 6% होता है। इनसे ना ही बीमारी आगे बढ़ती है और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम को रिवर्स करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बाकी नेगेटिव मिलेट, इनका यूज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बिकॉज फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, इट्स जस्ट 2%, राइट। एंड इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसमें इंक्लूड होता है गेहूं और चावल। तो इसलिए गेहूं और चावल का यूज जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बाकी अभी मैं आपके साथ एक डाइट शेयर कर देती हूँ, नेक्स्ट डाइट चार्ट, 2 स्लाइड्स छोड़ के, इससे नीचे, इससे नीचे। ये एक डाइट चार्ट है, आप सभी से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डाइट को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो भी आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड, ये सब रिकवर हो सकती हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स को इनसे फायदा होता है। अगर पेशेंट को ये डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कोई इश्यूज हैं तो वो हमारे दिए गए जो नंबर हैं, ये जो मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से आपको ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम आहार विहार, आपके डाइट को चेंज करके आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, इन दोनों से भी कोशिश करते हैं। अगर इनसे भी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता तो हम कुछ मेडिसिन भी ऐड करते हैं जो कि सब हर्बल मेडिकेशन हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि नेचुरली या नेचुरल हर्ब से ही आपको ट्रीट कर पाए, राइट। नेक्स्ट, ये पूरा डाइट है, ये आप नोट कर सकते हैं। आप ग्रीन जूस का यूज करें, आलमंड्स, वॉलनट्स प्री सोक करके इनको यूज करें। डिनर हमेशा 7 बजे से पहले पहले कर लें, उसमें आप प्लेट 1 जरूर इंक्लूड करें। तो ये एक प्रॉपर डाइट चार्ट है जो आप सब यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं होम रेमेडीज की, नीचे। हाँ, जैसे लिवर का काढ़ा, जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है वो लिवर काढ़ा यूज कर सकते हैं। लिवर काढ़ा बनाने के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप नोट कर लें। कुटकी, चिरायता, गिलोय, भूमि आंवला, शलपुंखा, पुनर्नवा, हरड़ और बहेड़ा, इन सबको 10-10 ग्राम लेके 400 to 500 ml, मतलब अगर मैं बात करूँ 40 to 50 ml वाटर में, आपको 1-1 ग्राम ही सारी चीज़ें डालनी है और उसको 1/4 रहने तक बॉईल करना है और उसके बाद आप उसे छान के पी सकते हैं।
राइट। तो ये काढ़ा रोज सुबह लेने से पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट कुछ बनाना, ये एक तरह से नेचुरल एंटासिड का काम करता है। तो एंटासिड्स ना लेके आप बनाना का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको एसिडिटी की शिकायत हो। लाइक जिंजर, जिंजर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो किसी भी तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, गैस्ट्राइटिस में, स्टमैटाइटिस में आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। देन एलोवेरा जूस, बेसिकली जिनको हाइपर एसिडिटी या फिर एपिगेस्ट्रिक बर्निंग की शिकायत रहती है उनके लिए एलोवेरा जूस इज़ वेरी हेल्पफुल। जीरे और सौंफ के पानी का यूज़ एसिडिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिटॉक्स वाटर। आचार्य जी बहुत सारी वीडियोस में अपने डिटॉक्स वाटर बनाने की बात करते हैं, और उनकी एक वीडियो में अल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर, इन सब का जिक्र है। तो आप ये वाटर बनाकर यूज़ कर सकते हैं और इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस है जो आचार्य जी ने बनाया है। ये भी नॉर्मल आरओ वाटर को अगर हम इसमें से पास कराते हैं, लाइक हम पानी यहाँ से डालते हैं और यहाँ से पानी हम दूसरे ग्लास में निकाल सकते हैं। जब भी आपको पानी पीना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इसको ले सकते हैं एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। आरओ वाटर को सिर्फ इसमें से पास कराना है, वो इंस्टेंटली अल्कलाइन हो जाएगा। उसको टेस्ट करने के लिए कुछ वीडियोस हैं, मैं वो भी डलवा देती हूँ। आपको एक वीडियो भेज दी जाएगी जिसमें आचार्य जी ने खुद बताया है कि इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड जो कि आपके पानी को ही अल्कलाइन कर देगा, जिससे कि एसिडिटी या फिर पेट से संबंधित और प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। राइट, तो आप इस डिवाइस को भी मंगा सकते हैं और इसका भी यूज़ रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। इवन जिनको कोई बहुत गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि अभी मेरे पास एक स्टमक कैंसर के पेशेंट ने बात की थी, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए या कैंसर की बीमारियां जिनको बहुत ज़्यादा है, वो पेशेंट्स भी इसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कर दो। बाकी ये सभी आई थिंक मैंने बहुत सारी आपको घरेलू नुस्खे बता दिए हैं, बहुत सारी और चीज़ों का भी मैंने आपको जिक्र बता दिया है, राइट, कर दिया है अपने डाइट में। ऐसे ही बहुत सारे नॉन एसिडिक जूसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन जूस भी आता है, खीरा, गाजर, एलोवेरा, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं जिसको जो सूट करे। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसको थोड़ी देर बाद चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी दिनों में साथ में हो जाती है, फिर उसका असर होना बंद हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई हर्ब लेना शुरू कर रहे हैं तो उसको आफ्टर 7 डेज उसे चेंज कर लें। ऐसे ही हमारी 32 हर्ब्स टी है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें 32 तरह की जड़ी बूटियां हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेस को रिलीव करती है, सेल रिजनरेशन करती है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फायदे हैं जो कि इस टी को लेने से आपको मिलते हैं, राइट। तो ये भी आपके लिए एसिडिटी के लिए और बेसिकली पेशेंट्स जिनको कि गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। देन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी की जो मेडिकेशंस, बेसिकली जो हम दवाइयाँ यूज़ कराते हैं, एंटासिड्स यूज़ कराते हैं, उनके कितने मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दिखा दो ये स्कैनर वाला। ये जितने भी तरह के एंटी एंटी मतलब जो एसिडिटी को एंटासिड्स हैं उनके नाम हैं, जो कि पिछली स्लाइड में आपको दिखाए गए, और इसमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं कि एंटासिड्स को लगातार लेने से आपका पेट और खराब होता है, और एंटासिड्स को लेने लेने से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स या और भी कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्स्टिपेशन, मसल इशू, इस तरह के भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंटासिड्स की वजह से, रेगुलर यूज से एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, हाइपोमैग्नीशिया, स्टिमुलेशिया, वॉमिटिंग्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो ये सब आप स्कैन करके रिसर्चेस देख सकते हैं कि इनके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। इसे नेक्स्ट करना। राइट, तो ये बेसिकली बताया गया है कि कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पेशेंट को। एंटासिड स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं
कि कैसे कैसे काम करती हैं, और एंटासिड्स जो हैं और पीपीआईज जो हैं वो कैसे आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं और डाइजेशन को और फर्दर वीक करते जाते हैं। राइट, तो ये एक उस पे रिसर्चेस भी हैं, आप ये खुद स्कैन करके देख सकते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अगर मैं बात करूँगी हमारे हॉस्पिटल्स की, तो हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जिनसे मैं बात कर चुकी या फिर जो और बात करना चाहते हैं वो भी आप चैट में नंबर डाल सकते हैं। आप चैट में प्लीज़ नंबर डाल दें, विद इन 2 मिनट्स हम इसे क्लोज करेंगे। बाकी हमारे जो ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 7 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 7 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेरठ, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, नवी मुंबई और गुरुग्राम। तो आप किसी भी हमारे इन बड़े हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया 52 टोटल हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जहाँ पे आप जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी एक वीओपीडी टीम भी है, जो कि ऑनलाइन हम बात करते हैं पेशेंट्स से, और रेगुलर बेसिस को पेशेंट्स को गाइड भी करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे भी बात करके, इस नंबर पे बात करके अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। बाकी आपकी बीमारी अगर घर पे ठीक होने वाली होगी तो हम घर पे ही स्टार्ट कर देंगे आपका ट्रीटमेंट। अगर हॉस्पिटल आने की जरूरत है या पंचकर्म का नीड है तो हम आपको गाइड करते हैं कि आप हॉस्पिटल आके पंचकर्म भी कराएं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। अमित जी, आपका जो क्वेश्चन है प्लीज़ आप चैट में डाल दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब दे दूंगी या फिर आपसे बात कर लूंगी। ठीक है जी, अमित जी आप क्वेश्चन डाल दें प्लीज़। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार जी। हाँ जी।